हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये क्लास 10 के फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का फाइनल एग्जाम का फाइनल रिविजन वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो का संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है सभी क्वेश्चन को। और जो भी ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया सीधी रेखा में, या फिर वक्र रेखा में, या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश की किरणें गमन करती है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश की किरणें जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निर्वात या फिर शून्य में जो प्रकाश की चाल होता है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि आप जो निर्वात होता है यानी कि शून्य में जो प्रकाश की चाल होता है सबसे ज्यादा होता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है? निर्वात या फिर शून्य में। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन से लग रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना और ऋणात्मक होती है यानी कि नेगेटिव होती है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में आपको दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी अवतल लेंस की कोई भी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगा ना क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक और परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जिस तरह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है उसी प्रकार उत्तल लेंस की भी जो फोकस दूरी होती है ना और क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग प्रैक्टिस और रिविजन करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर शून्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि जो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है ना यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है ना और ऋणात्मक होता है यानी कि नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये काल्पनिक या फिर सीधा प्रतिबिंब का जो आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन यानी कि एम जो होता है ना ये हमेशा धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम निम्न में से कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया एम बराबर वी बाई यू या फिर एम बराबर वी बाई यू, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है एम बराबर यू बाई वी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एम बराबर यू गुणा वी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण में जो आवर्धन यानी कि एम बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वी बाई यू होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग माइनस कर दीजिएगा क्योंकि दर्पण के केस में जो है ना आवर्धन का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे यू हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। और दोस्तों लेंस के केस में जो एम होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जब भी दर्पण का केस आएगा ना तो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन जो होता है ना ऋणात्मक लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गोलीय लेंस यानी कि गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम निम्न में से कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चार ऑप्शंस दिया हुआ है सेम टू सेम। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि किसी भी गोलीय लेंस या फिर कोई उत्तल लेंस रहे या फिर अवतल लेंस रहे, यानी कि लेंस के केस में जो आवर्धन यानी कि जो मैग्निफिकेशन होता है ना ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। यानी कि जो एम होता है ये आपका क्या होता है, वी बाई यू के बराबर होता है। यहाँ पे जो भी होता है प्रतिबिंब दूरी होता है और यू जो होता है वस्तु दूरी होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो आवर्धन होता है ना क्या होता है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोट में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अभिनेत्र लेंस से या फिर कॉर्निया से या फिर परितारिका से या फिर पुतली से। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है ना यह नेत्र के कॉर्निया भाग पर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका नेत्रोद में या फिर कॉर्निया में या फिर परितारिका में या फिर दृष्टिपटल या फिर रेटिना में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना दृष्टिपटल या फिर रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव नेत्र में जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका पुतली के द्वारा या फिर दृष्टिपटल द्वारा या फिर पक्षमावी द्वारा या फिर परितारिका के द्वारा। तो दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो है ना दृष्टिपटल के द्वारा पक्ष किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों पक्षमावी के द्वारा जो है ना परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए में आपका रेटिना या फिर कॉर्निया या फिर परितारिका या फिर कचापदर्प। तो दोस्तों पुतली के साइज को जब कंट्रोल करता है ना परितारिका करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर समतल अवतल लेंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया समतल उत्तल लेंस। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि अभिनेत्र लेंस जो होता है ना यह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आंख से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए जो निकट बिंदु होता है ना आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दूर बिंदु जो होता है ना कितना होता है, अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानव नेत्र लेंस का जो व्यास होता है ना कि प्रत्येक नेत्र जो होता है ना 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार पिंड होता है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। तो नेत्र गोलक का व्यास जो होगा ना कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे अप्रोक्स में हम लोग कितना लेंगे 2.3 सेंटीमीटर लेंगे, अगर आपका 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं रहेगा तब, नहीं तो हम क्या लेंगे 2.5 ही लेंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्स में कितना दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां शिथिल हो तो अभिनेत्र लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जब भी नेत्र की पक्षमापी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की जो ये अभिनेत्र लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना क्या होता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब भी नेत्र की पक्षमापी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि जब नेत्र की पक्षमापी पेशी सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, मेरा गारंटी है। ऑप्शन ए में आपको बढ़ जाती है फिर घट जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना घट जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट या फिर एम्पियर या फिर कूलम या फिर वाट। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि जो विद्युत आवेश होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है ना क्या होता है, कूलम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और दोस्तों एम्पियर को हम लोग ए से दिखाते हैं और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब वाट होता है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत उदासीन, ऑप्शन ए में आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर आयन और ऑप्शन डी में आपको परमाणु। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो परमाणु होते हैं ना ये विद्युत क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि दो समान विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल की प्रकृति क्या होती है, या फिर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण या फिर ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी दो समान विद्युत आवेश के बीच लगने वाला जो बल की प्रकृति होता है ना ये आपस में क्या करता है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण करता है। तो दोस्तों ये दोनों जो है ना आपस में प्रतिकर्षण करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो असमान विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल की प्रकृति क्या होगा, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण या फिर ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो असमान विद्युत आवेश के बीच जो लगने वाला बल की प्रकृति होता है ना ये दोनों क्या करता है, आपस में आकर्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं अभी 25वें प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है जे थॉमसन ने या फिर जेम्स जेडविक ने या फिर नील्स वीर ने या फिर जेम्स मैक्सवेल ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी ना जे थॉमसन ने की थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के आपका जो है ना जो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये ऐसे ऑब्जर्व प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, मेरा गारंटी है। और दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रदरफोर्ड ने या फिर जेम्स जेटविक ने या फिर माइकल फ्राडे ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं कि प्रोटॉन की जो खोज की थी ना किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कर रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया जॉन डाल्टन ने या फिर गैल्डियो स्टीन ने या फिर जेम्स चैडविक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की जो खोज की थी ना जेम्स चैडविक ने की थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 28% जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया इलेक्ट्रिक मीटर या फिर वोल्टमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर इलेक्ट्रोस्कोप। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं किसी भी वस्तु पर जो मौजूद आवेश होता है ना उसका जानकारी जो लिया जाता है किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा लिया जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों आवेश का पता यानी कि चार्ज का पता लगाने के लिए जो डिवाइस होता है ना वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो दोस्तों माइक्रोस्कोप की मदद ली जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए कितना, इसका राइट आंसर इलेक्ट्रोस्कोप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का उपयोग जो होता है ना वोल्ट यानी कि जो विद्युत विभव होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है ना उसकी जानकारी किस यंत्र के द्वारा लिया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता की जाती है यानी कि मदद ली जाती है। तो दोस्तों माइक्रोस्कोप की मदद ली जाती है सूक्ष्म आपका ये देखने के लिए, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका देखो कूलम या फिर वोल्ट या फिर एम्पियर या फिर वाट। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है ना एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये वोल्ट जो है ना किसका ऐसे मात्रक होता है, विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो दंत विशेषज्ञ होता है, जो दांत का स्पेशलिस्ट होता है ना, मरीजों का दांतों का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए ये लोग जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और दोस्तों उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से छोटा बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौर भट्टियों में सौर के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो है ना हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या होता है, प्रकाश को अभिसारित करना, यानी कि प्रकाश को एक जगह जमा करना। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि सेविंग दर्पण के रूप में जो है ना हम लोग किसका कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों उत्तल या फिर अवतल। तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना क्या करता है कि अवतल दर्पण की प्रतिबिंब का खासियत ये होता है कि वस्तु से बड़ा प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। एक प्रश्न में पूछा जाते हैं कि हजामत दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है, हजामत बोलिए या फिर सेविंग दर्पण भी बोलिए, दोनों एक ही है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण जिसको हम लोग कहेंगे रियर व्यू मिरर के दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं कि साइड मिरर के रूप में जो है ना हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक खासियत ये होता है कि ये वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया को एक छोटा सा मिरर जो है ना कैप्चर कर लेता है। बहुत बड़ा बस होता है, जो वाहन होता है, जो ट्रक होता है ना, वो छोटा सा मिरर में सीधा और वस्तु से छोटा दिखता है और साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, वाहनों के साइड मिरर या फिर पांच दर्पण के रूप में करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना ऋणात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक ही होती है। और इनके साथ साथ अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर शून्य, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया न्यूटन या फिर डाइऑप्टर या फिर जूल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है ना डाइऑप्टर होता है, जो कि ये डाइऑप्टर जो होता है ना लेंस की क्षमता का प्रचलित एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लेंस की क्षमता का अन्य भी ऐसा मात्रक होता है, दूसरा भी होता है, जैसे कि प्रति मीटर हो गया या फिर आपका मीटर इनवर्स। ये भी दोनों क्या होते हैं कि लेंस की क्षमता का प्रचलित तो ऐसे मात्रक डायप्टर होते हैं, और अन्य ऐसे मात्रक क्या होते हैं, प्रति मीटर या फिर मीटर इनवर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए का क्वेश्चन ये करा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वो कौन सा दर्पण है। ऑप्शन ए में आपका जो समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो समतल या फिर उत्तल दर्पण होता है ना, ये क्या होता है कि आप लोग कोई भी दर्पण, इस दोनों दर्पण में वस्तु को कितनी ही दूर पर रखिए और आपका प्रतिबिंब ये समतल या फिर उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा दिखाई देगा। तो ये समतल और उत्तल दर्पण की क्या होती है, क्वालिटी होती है, यानी कि खासियत होता है। और दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किसी दर्पण का उपयोग करेंगे, यानी कि कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि किसी भी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में पाए गए जो छोटे अक्षर होता है ना उसको हम लोग पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का जो फोकस दूरी होगा ना, जो अवतल दर्पण होगा क्या होगा, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और हमको जो है ना मतलब जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है उसको हमको क्लियरली देखने को मिलेगा और उसको बड़ा करके प्रतिबिंब हमें जो है ना दिखेगा। इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न यह कराया कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो फिजिक्स यानी कि जो भौतिकी है ना, इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण है 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराया कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अबिंदुकता या फिर मोतियाबिंद या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या फिर धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, मोतियाबिंद कहेंगे। क्या कहेंगे, मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मोतियाबिंद को हटा करके कृत्रिम उत्तल लेंस लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये शल्य चिकित्सा के द्वारा इसको हम लोग हटा सकते हैं मोतियाबिंद को, ऑपरेशन के थ्रू से जो हम लोग मोतियाबिंद को हटा सकते हैं। उसको हटा करके हम लोग क्या करते हैं कि जो कृत्रिम जो आर्टिफिशियल लेंस होता है ना उसको लगाया जाता है, जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो होता है। अब देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उसे उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं कि जो भी व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से उपयोग किए मतलब चश्मे का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ क्वेश्चन से है कि जरा दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है या फिर जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस लेंस को द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या करा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निकट की रखी वस्तु को या फिर दूर की रखी वस्तु को, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं कि जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तु को तो साफ साफ दिखता है, लेकिन दूर की वस्तु को क्या होता है कि उसको साफ साफ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कर रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निकट रखी वस्तु को या फिर दूर रखी वस्तुओं को, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो वे व्यक्ति को जो है ना दूर की वस्तु को साफ साफ दिखता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जरा दृष्टि दोष किस कारण से उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को बताते हैं जो जरा दृष्टि दोष होता है ना, ये किस कारण से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जब नेत्र की समझ क्षमता घटने लगता है तभी जो है ना जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि जब भी निकट दृष्टि दोष होता है तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना क्या होता है, घट जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं कि जो भी कोई भी व्यक्ति जब दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को जो है ना, उस व्यक्ति का जो फोकस होता है क्या होता है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होता है। नेत्र गोलक का लंबा होता है या फिर नेत्र गोलक का छोटा होता है या फिर समझन क्षमता घटता है या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि जब भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो इसका जो मुख्य और मेन कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का जो मेन और मुख्य कारण होता है ना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना फिजिक्स के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये 50% ऐसे प्रश्न जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का फाइनल रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 50% जो है ना टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आएगा, मेरा निश्चित है, ये मेरा गारंटी है। इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा आज का होमवर्क प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन ए में आपका वोल्ट मीटर या फिर एम्पियर मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर इलेक्ट्रिक मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए। साथ में बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप। तो दोस्तों अभी अब क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट और सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को जो है ना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जो है ना इजीली सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है।
और इस वीडियो का दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।